रिवर्स साइकोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सामने वाले को वही करने पर मजबूर कर देती है जो आप चाहते हो, बिना सीधे बोले हुए। जब आप अपनी वैल्यू को लाउडली प्रूव करने की कोशिश करते हो, लोग अक्सर उसे हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड नेचुरली उस चीज की रिस्पेक्ट कम करता है जो आसानी से मिल जाए। लेकिन जब आप थोड़ा पीछे हटते हो, अपने वर्ड्स पर नहीं बल्कि अपने एक्शंस और प्रेजेंस पर भरोसा रखते हो, तब लोगों के दिमाग में एक सटल शिफ्ट शुरू होता है। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने आपकी इंपॉर्टेंस अंडर एस्टिमेट कर दी। यही साइकोलॉजिकल गैप स्लोली क्यूरियोसिटी, रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन में बदलता है। रिवर्स साइकोलॉजी आपका एटीट्यूड चाहिए से वर्थ चेकिंग में बदल देता है। आप चेस नहीं करते, आप सिग्नल देते हो। आप एक्सप्लेन नहीं करते, आप ऑब्जर्व करते हो। यही काम कॉन्फिडेंस सामने वाले को पुश करती है कि वो आपके बारे में ज्यादा सोचे, आपकी प्रेजेंस को वैल्यू दे और आपकी एब्सेंस को महसूस करे। इस जर्नी में आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, बल्कि खुद को उस जगह पर रख रहे हो जहां लोग नेचुरली आपकी तरफ खींचें। यही स्किल आपको इग्नोर होने से लेकर रिस्पेक्टेड बनने तक ले जाती है। चैप्टर 1, साइलेंट पावर। साइलेंट पावर वही ताकत है जो बिना बोले, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए लोगों के दिमाग में आपकी वैल्यू बढ़ा देती है। आज के टाइम में हर कोई खुद को प्रूव करने, दिखाने और हाईलाइट होने की कोशिश करता है, लेकिन यही कोशिशें आपकी वर्थ को कम कर देती है। ह्यूमन माइंड नेचुरली उस इंसान की तरफ आकर्षित होता है जो काम रहता है, कंपोज्ड रहता है और अपनी प्रेजेंस को क्वाइटली कैरी करता है। यही साइलेंट ऑरा आपकी बिगेस्ट साइकोलॉजिकल एडवांटेज बन जाती है। जब आप हर बात का जवाब नहीं देते, हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते और हर सिचुएशन में अपनी एनर्जी कंट्रोल करते हो, तब आप एक अलग तरह की वाइब क्रिएट करते हो। लोग नोटिस करते हैं कि आप बाकी लोगों की तरह लाउड नहीं हो, डेस्परेट नहीं हो और कांस्टेंट अटेंशन सीकिंग नहीं कर रहे। यह काम बिहेवियर सामने वाले के माइंड में एक सटल टेंशन पैदा करता है। वे समझ नहीं पाते कि आप इतने स्टेबल कैसे हो। यही कंफ्यूजन आपकी प्रेजेंस को पावरफुल बनाता है। साइलेंट पावर का असली मैजिक तब दिखाई देता है जब आप किसी कॉन्वर्सेशन या सिचुएशन में बोलने से ज्यादा सुनने को चूज करते हो। आपकी नॉन रिएक्टिव नेचर सामने वाले को अपने एक्शंस और वर्ड्स को लेकर थोड़ा कॉन्शियस बना देती है। उन्हें लगता है कि वो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। इसी कारण वे आपकी रिस्पेक्ट नेचुरली करने लगते हैं। रिस्पेक्ट जब फोर्सफुली मांगी जाती है तो मिलती नहीं, लेकिन जब आपके अंदर साइलेंट कॉन्फिडेंस होता है तो लोग खुद से आपको वैल्यू देते हैं। साइलेंट एटीट्यूड के साथ एक और एडवांटेज आता है, मिस्ट्री। जब आप हर बात नहीं बताते, हर इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते, तो लोगों के दिमाग में आपके बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ये इतना शांत क्यों है? इज ही हाइडिंग समथिंग? इज ही स्ट्रॉन्गर देन ही लुक्स? ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस आपके वैल्यू को ऑटोमेटिकली हाई कर देते हैं। लोग उस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं जिसे समझना इजी नहीं होता। साइलेंट पावर का मतलब ये नहीं कि आप रूड बन जाओ या कंप्लीटली डिटैच्ड हो जाओ। इसका मतलब है कि आप अपनी रिएक्शंस, अपनी इमोशंस और अपनी प्रेजेंस को कॉन्शियसली कंट्रोल करो। आप हर बात का जवाब देने की जरूरत महसूस न करो, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों की ओपिनियन से ऊपर होनी चाहिए। यही कंट्रोल्ड बिहेवियर आपको इमोशनली स्ट्रांग और मेंटली क्लियर बनाता है। जब आप इस तरह शांत और ग्राउंडेड बने रहते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वे आपकी प्रेजेंस को नोटिस करते हैं, आपके वर्ड्स को वैल्यू देते हैं और आपकी साइलेंस को भी मीनिंगफुल मानते हैं। यही वह शिफ्ट है जो रिवर्स साइकोलॉजी क्रिएट करती है। आप कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी लोगों पर असर छोड़ते हो। साइलेंट पावर आपको ऑर्डिनरी भीड़ से अलग करती है और आपको एक हाई वैल्यू आइडेंटिटी देती है। यह पावर ना दिखती है, ना सुनी जाती है, लेकिन डीपली महसूस होती है। और वही चीज आपको रिमेंबर्ड और रिस्पेक्टेड बनाती है। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
कमेंट्स में बताएं कि आप अगले चैप्टर्स में किस तरह के साइकोलॉजिकल टॉपिक्स देखना चाहते हो। चैप्टर 2, पुल बैक इफेक्ट। पुल बैक इफेक्ट रिवर्स साइकोलॉजी का वो सबसे पावरफुल हिस्सा है जहां आप थोड़ा पीछे हटकर अपनी वैल्यू को सामने वाले के दिमाग में खुद ब खुद बढ़ने देते हो। इंसान की नेचर ही ऐसी होती है कि जब कोई चीज बहुत इजीली अवेलेबल हो तो उसका चार्म और इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही वही चीज अचानक थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा अनअवेलेबल हो जाए, तब माइंड उसकी तरफ ज्यादा पुल महसूस करता है। यही साइकोलॉजिकल टेंशन आपके फेवर में काम करती है। पुल बैक इफेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप डिसअपियर हो जाओ या कंप्लीटली इग्नोर करने लगो। इसका मतलब है कि आप प्रेजेंस और एब्सेंस का परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करो। जब आप थोड़ा डिस्टेंस लेकर खुद पर फोकस करते हो, अपनी एनर्जी दूसरों से हटाकर अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करते हो, तो सामने वाला अचानक आपकी रेलेवेंस को महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि आपकी अटेंशन अब गारंटीड नहीं रही, और यही थॉट उसे अंदर से अनईजी बनाता है। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, लोग आपकी प्रेजेंस को ग्रांटेड मानने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा विड्रॉ करते हो, थोड़ा साइलेंट हो जाते हो, थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करते हो, माइंड इंस्टेंटली सोचने लगता है कुछ बदल गया है। इस टाइनी डिस्कंफर्ट की वजह से क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट दोनों ग्रो करने लगते हैं। सामने वाला आपके बारे में ज्यादा सोचता है, आपके बिहेवियर को डिकोड करने की कोशिश करता है, और यही सटल शिफ्ट आपकी वैल्यू एलिवेट कर देता है। पुल बैक इफेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट का भी संकेत होता है। जब आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो और अननेसेसरी सिचुएशंस या लोगों में इन्वेस्ट नहीं करते, तो आपकी बाउंड्रीज ऑटोमेटिकली स्ट्रांग दिखती है। बाउंड्रीज हमेशा रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है। लोग समझते हैं कि आप किसी के पीछे भागने वाले नहीं, आप अपनी स्पेस और टाइम को इंपॉर्टेंस देते हो। यही कंट्रोल्ड बिहेवियर आपको हाई वैल्यू बनाता है। पुल बैक का एक और डीप लेयर है इमोशनल इंडिपेंडेंस। जब आप इमोशनली स्टेबल होते हो और दूसरों की रिएक्शंस पर डिपेंड नहीं रहते, आप नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी इसी इंडिपेंडेंस को सीक्रेटली एडमायर करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग इमोशनली रिएक्टिव होते हैं, और जो रिएक्ट नहीं करता वो रेयर लगता है। रेयर चीज हमेशा वैल्यूएबल होती है। इस इफेक्ट को अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका है अपनी अवेलेबिलिटी को थोड़ा स्ट्रेटेजिक बनाना। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई ना करना, हर टाइम प्रेजेंट ना रहना, हर चीज का रिएक्शन ना देना। जब आप थोड़ा डिले करते हो, थोड़ा साइलेंस क्रिएट करते हो, आप सामने वाले के दिमाग में एक स्पेस छोड़ते हो। उस एम्प्टी स्पेस में ही क्यूरियोसिटी ग्रो होती है। यही क्यूरियोसिटी आपकी वर्थ को क्वाइटली बढ़ाती है। पुल बैक इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल लॉ जैसा काम करता है। जैसे ही आप पीछे हटते हो, दूसरा आपको चेस करने लगता है। यह चेस फिजिकल नहीं भी हो सकता, बट मेंटली वो आपकी तरफ खींचता है। वो आपको ऑब्जर्व करता है, मिस करता है, और आपकी प्रेजेंस को पहले से ज्यादा वैल्यू देने लगता है। ये पूरा प्रोसेस बिना कॉन्फ्लिक्ट, बिना आर्ग्यूमेंट्स और बिना किसी ड्रामा के होता है। आप बस अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हो, और सामने वाले को आपके एब्सेंस की इंपॉर्टेंस नेचुरली महसूस होने देते हो। यही सिंप्लिसिटी इसे पावरफुल बनाती है। चैप्टर 3, अटेंशन कंट्रोल। अटेंशन कंट्रोल रिवर्स साइकोलॉजी का एक ऐसा हिस्सा है जो आपकी वैल्यू को सीधे सीधे अफेक्ट करता है। इंसान वहां ज्यादा वैल्यू फील करता है जहां उसे अटेंशन कम मिलती है। यह ह्यूमन नेचर का डीपेस्ट बिहेवियरल पैटर्न है। जब आप अपनी अटेंशन फ्रीली हर किसी को दे देते हो, लोग उसे नॉर्मल समझ लेते हैं। लेकिन जब आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल करते हो, सिलेक्टिव बनाते हो, तभी लोग आपकी प्रेजेंस को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। अटेंशन कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप रूड बन जाओ या बिल्कुल इग्नोर करने लगो। इसका मतलब है कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करो कि किससे कितनी एनर्जी, कितना टाइम और कितनी अटेंशन मिलनी चाहिए। अटेंशन एक करेंसी की तरह है जितना फ्रीली स्पेंड करोगे, उसकी वैल्यू उतनी ही गिरती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इसे लिमिटेड कर देते हो, लोग ऑटोमेटिकली उसे अर्न करने की कोशिश करते हैं।
जब लोग देखेंगे कि आप हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, हर बात पर इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करते, हर सिचुएशन में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते, तो आपकी वैल्यू उनके माइंड में बढ़ जाएगी। क्योंकि माइंड नेचुरली उस ध्यान को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है जो आसानी से नहीं मिलता। अटेंशन कंट्रोल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। जब आप हर टाइम रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप खुद को अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस और यूजलेस कॉन्फ्लिक्ट्स से बचा लेते हो। आपकी एनर्जी डिवाइड नहीं होती, आप अपने गोल्स पर ज्यादा फोकस कर पाते हो। और जब आप इंटरनली स्टेबल होते हो, तो आपकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाती है। इस बिहेवियर का एक दूसरा डायमेंशन भी है, परसेप्शन। लोग आपको उसी तरह देखते हैं जैसा आप खुद को प्रोजेक्ट करते हो। अगर आपकी अटेंशन हर किसी को मिलती है, तो आप कॉमन लगते हो। लेकिन जब आपकी अटेंशन रेयर होती है, लिमिटेड होती है, तो आप वैल्यूबल लगते हो। रेयर थिंग्स अट्रैक्ट क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी अटेंशन बढ़ाती है। ये पूरा साइकिल आपकी वैल्यू को साइलेंटली एम्पलीफाई करता है। अटेंशन कंट्रोल आपके अंदर एक काइंड ऑफ इमोशनल डिसिप्लिन भी क्रिएट करता है। यह डिसिप्लिन आपको रिएक्ट करने से पहले सोचने की हैबिट देता है। आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, आप अपने वर्ड्स और एक्शंस को फिल्टर करते हो। इससे आपकी पर्सनैलिटी क्वाइट लेकिन स्ट्रांग लगने लगती है। आप भीड़ में भी अलग दिखते हो, क्योंकि आप बाकी लोगों की तरह हर चीज पर जंप नहीं करते। एक और लेयर यह है कि जब आप अटेंशन कंट्रोल करते हो, आप सामने वाले को अपने बिहेवियर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हो। उन्हें लगता है कि शायद वे आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे हैं, या शायद आप उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। यह सटल क्यूरियोसिटी उन्हें इंटरनली रेस्टलेस बनाती है, और रेस्टलेस माइंड हमेशा उस सोर्स की ओर खींचता है जहां से कमी महसूस हो रही हो। यही आपकी साइकोलॉजिकल एज बन जाती है। अटेंशन कंट्रोल का मतलब स्मार्ट एंगेजमेंट भी है। कभी कभी शॉर्ट रिस्पॉन्सेस देना, कभी इंटेंशनली साइलेंस रखना, कभी लॉजिकली बात करना, और कभी इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट करना। ये सारी चीजें मिलकर आपके अंदर एक अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न बनाती है। लोग ऐसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को लाइटली नहीं लेते। अंत में अटेंशन कंट्रोल आपकी आइडेंटिटी को एलिवेट करता है। आप किसी की जरूरत से नहीं, अपनी चॉइस से अटेंशन देते हो। यही कंट्रोल आपको हाई वैल्यू बनाता है, और ये कंट्रोल ही रिवर्स साइकोलॉजी की सबसे पावरफुल एनर्जी है। चैप्टर 4, स्कैरसिटी मोड। स्कैरसिटी मोड वो साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां आपकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी आपकी वैल्यू को नेचुरली इंक्रीज कर देती है। ह्यूमन माइंड हमेशा उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है जो रेयर हो, जो आसानी से न मिले, या जिसकी एक्सेस कंट्रोल्ड हो। यही रीजन है कि जब आप अपनी प्रेजेंस को थोड़ा लिमिटेड रखते हो, लोग आपकी इंपॉर्टेंस को पहले से ज्यादा समझने लगते हैं। स्केर्सिटी मोड का मतलब ये नहीं कि आप गायब हो जाओ या कंप्लीटली इनएक्सेसिबल बन जाओ। इसका असली मतलब है अपनी एनर्जी और अवेलेबिलिटी को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना। जब लोग ये महसूस करते हैं कि आपकी अटेंशन, आपका टाइम और आपकी प्रेजेंस अनलिमिटेड नहीं है, तो वे उसे ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं। यह सेम साइकोलॉजी किसी भी रेयर चीज पर अप्लाई होती है। जितनी रेयरिटी बढ़ती है, उतनी ही वैल्यू बढ़ती है। जब आप हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देते, हर कॉल के लिए अवेलेबल नहीं रहते, हर प्लान के लिए रेडी नहीं रहते, और हर टाइम सोशल प्रेजेंस नहीं दिखाते, तो सामने वाले के माइंड में एक टेंशन क्रिएट होती है। ये टेंशन नेगेटिव नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी बेस्ड होती है। ये इतना बिजी क्यों है? ये हमेशा अवेलेबल क्यों नहीं? क्या इसकी लाइफ में कोई बिगर प्रायोरिटी है? यही सवाल आपकी वैल्यू को साइलेंटली एलिवेट करते हैं। स्केर्सिटी मोड आपकी सेल्फ वर्थ का भी सीधा इंडिकेटर है। जब आप खुद को फ्रीली एक्सेसिबल नहीं रखते, तो आप इनडायरेक्टली ये मैसेज देते हो कि आप अपने समय और एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो। आप किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के लिए खुद को चीप नहीं बनाते। आपकी वाइब एक मैच्योर और पर्पसफुल पर्सनालिटी की तरह दिखाई देती है। लोग उस इंसान का ऑटोमेटिकली सम्मान करते हैं
जिसकी प्रायोरिटीज क्लियर हो और जो हर किसी तक इजी एक्सेस न दे। स्केर्सिटी मोड का एक और डीप एंगल है इमोशनल स्केर्सिटी। जब आप अपनी इमोशंस को फ्रीली और लगातार एक्सप्रेस नहीं करते, जब आप हर छोटी बात पर इमोशनल रिएक्शन नहीं दिखाते, और जब आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल तरीके से रिवील करते हो, तो सामने वाला आपकी इमोशनल डेप्थ को ज्यादा वैल्यूबल मानने लगता है। वो सोचता है कि अगर ये इंसान इमोशंस एक्सप्रेस करता है तो जरूर किसी खास मोमेंट या खास व्यक्ति के लिए करता होगा। यही कंट्रोल्ड इमोशन आपकी वर्थ बढ़ाता है। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको क्लिंगी या डेस्परेट दिखने से बचाती है। आप कभी भी नीडी नहीं लगते क्योंकि यू आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल। जब आप अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट करते हो, आप ऑटोमेटिकली एक्सक्लूसिव महसूस होने लगते हो। एक्सक्लूसिविटी ही हाई वैल्यू आइडेंटिटी की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। लोग एक्सक्लूसिव चीजों को हमेशा ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। स्केर्सिटी मोड आपके अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस लाता है। आप खुद को किसी पर इम्पोज नहीं करते, आप खुद को प्रूव नहीं करते, आप अपनी लाइफ को अपने रूल्स पर चलाते हो। ये कंट्रोल्ड बिहेवियर सामने वाले को इंटरनली पुश करता है कि वो आपको अंडरस्टैंड करे, आपको चेस करे, या कम से कम आपकी प्रेजेंस को थॉटफुली वैल्यू दे। ये मोड एक साइलेंट साइकोलॉजी है। आप सामने वाले को फोर्स नहीं करते कि वो आपको पसंद करे या रिस्पेक्ट दे। आप बस उन्हें वो एक्सेस नहीं देते जो हर किसी के पास होती है, और यही लिमिटेड एक्सेस आपकी इंपॉर्टेंस को मल्टीप्लाई कर देता है। चैप्टर 5, मिस्ट्री सिग्नल। मिस्ट्री सिग्नल एक ऐसी साइकोलॉजिकल एनर्जी है जो आपकी प्रेजेंस को इंस्टेंटली अधिक आकर्षक और हाई वैल्यू बना देती है। आज के टाइम में हर कोई खुद को एक्सप्लेन करने, अपनी लाइफ के हर डिटेल को शेयर करने और अपनी इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने में लगा रहता है। लेकिन जब आप थोड़ा मिस्टीरियस बने रहते हो, कुछ बातों को अपने भीतर रखते हो और अपनी पर्सनैलिटी के सब लेयर्स सामने नहीं लाते, तो लोगों के माइंड में एक अलग क्यूरियोसिटी पैदा होती है। यही क्यूरियोसिटी आपकी वैल्यू को साइलेंटली बढ़ाती है। मिस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह प्रेडिक्टेबिलिटी को खत्म कर देता है। जब किसी को आपके अगले स्टेप, आपके थॉट प्रोसेस या आपकी एग्जैक्ट फीलिंग्स का अंदाजा नहीं होता, तो वे आपको लाइटली नहीं लेते। प्रिडिक्टेबल लोग बोरिंग लगते हैं, जबकि अनप्रिडिक्टेबल लोग इंटरेस्टिंग। मिस्ट्री आपको उसी इंटरेस्टिंग कैटेगरी में रख देती है। यह लोगों को आपको डिकोड करने पर मजबूर करती है, और डिकोडिंग जितनी मुश्किल होती है, वैल्यू उतनी बढ़ती जाती है। मिस्ट्री सिग्नल आपको अननेसेसरी एक्सपोजर से भी बचाती है। जब आप हर बात रिवील नहीं करते, आप खुद को जजमेंट, क्रिटिसिज्म और मैनिपुलेशन से नेचुरली प्रोटेक्ट करते हो। आपकी लिमिटेड इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली ये मैसेज देती है कि आप सिर्फ उन्हीं को एक्सेस देते हो जो आपके ट्रस्ट के लायक हो। यह सेलेक्टिव शेयरिंग आपको एक थॉटफुल और सेल्फ अवेयर व्यक्ति बनाकर सामने लाती है। एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट यह है कि मिस्ट्री आपके वाइब को नेचुरली हाई स्टेटस दिखाती है। हाई वैल्यू लोग रेयरली अपनी लाइफ को ओपन बुक बनाते हैं। वे लिमिटेड बोलते हैं, लेकिन डीप बोलते हैं। वे अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं और खुद को रैंडमली एक्सपोज नहीं करते। इस तरह का बिहेवियर एक काम डोमिनेंस क्रिएट करता है जो लोगों को साइलेंटली इंप्रेस करता है। मिस्ट्री सिग्नल का एक डीप साइकोलॉजिकल एंगल क्यूरियोसिटी लूप है। जब आप कुछ बातें हाफ रिवील करते हो और कुछ इंटेंशनली होल्ड बैक करते हो, तो सामने वाला मेंटली आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसका माइंड अनआंसर्ड क्वेश्चन से भर जाता है। यह क्या सोच रहा है? यह इतना शांत क्यों है? इसके पीछे क्या स्टोरी है? यह हर बात ओपनली क्यों नहीं बोलता? यही क्वेश्चंस उसे आपकी तरफ खींचते हैं। मिस्ट्री आपको ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है क्योंकि साइलेंस और प्राइवेसी खुद में स्ट्रेंथ के सिंबल्स है। जब आप अपनी इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल में रखते हो, तो आप कभी वीक नहीं दिखते। वीकनेस अक्सर ओवर एक्सप्लेनिंग और ओवर शेयरिंग में दिखाई देती है। मिस्ट्री आपको इंटरनली कंपोज्ड और एक्सटर्नली शार्प दिखाता है। इस बिहेवियर का एक फायदा यह भी है
कि यह आपके वर्ड्स के इम्पैक्ट को बढ़ाता है। जब आप कम बोलते हो, लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। जब आप रेयरली रिवील करते हो, हर रिवील इंपॉर्टेंट लगता है। आपकी हर बात का वेट बढ़ जाता है क्योंकि आप लगातार नॉइज क्रिएट नहीं करते। यही साइलेंस आपकी अथॉरिटी बन जाती है। मिस्ट्री सिग्नल कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक माइंडफुल लिविंग स्टाइल है। आप जानते हो कि कब बोलना है और कब सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आप समझते हो कि हर बात बताना जरूरी नहीं होता। आप खुद को किसी को समझने का मौका देते हो, लेकिन खुद को आसानी से समझ में आने की सुविधा नहीं देते। यही बैलेंस आपको अनफॉरगेटेबल बनाता है। चैप्टर 6, रिवर्स पुल। रिवर्स पुल वह साइकोलॉजिकल फोर्स है जो लोगों को तब आपकी ओर खींचती है जब आप कॉन्शियसली उनसे दूरी बनाते हो। यह अट्रैक्शन का सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल रूप है, क्योंकि यहां आप सीधे कुछ नहीं करते। आपके एक्शंस, आपकी साइलेंस और आपका बिहेवियर खुद ब खुद एक साइलेंट मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। रिवर्स साइकोलॉजी के अंदर यही सबसे गहरी चाल है। जब आप पीछे हटते हो, सामने वाला आगे बढ़ता है। रिवर्स पुल समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। माइंड नेचुरली उस तरफ खींचता है जहां उसे कमी महसूस होती है। अगर कोई हमेशा अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो और हर समय अटेंशन दे, तो उसकी प्रेजेंस जरूरी नहीं लगती। लेकिन जैसे ही वही इंसान थोड़ा कम हो जाए, कम बोलना, कम दिखना, कम रिएक्ट करना, माइंड सडनली अलर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। यही मिसिंग सेंसेशन रिवर्स पुल की शुरुआत है। रिवर्स पुल का दूसरा लेयर साइकोलॉजी ऑफ चैलेंज है। जब आप पीछे हटते हो, सामने वाले को इंटरनली ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत किया, शायद वे आपकी प्रायोरिटी नहीं रहे, या शायद आपने किसी और चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है। यह स्मॉल इनसिक्योरिटी उन्हें सटली मोटिवेट करती है कि वे आपके करीब आएं, आपसे बात करें, या कम से कम मेंटली आपके बारे में सोचें। यही मेंटल एंगेजमेंट रिवर्स पुल का कोर इफेक्ट है। यह पुल सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, हर एरिया में काम करता है। फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल्स, वर्क प्लेस, इवन स्ट्रेंजर्स। जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है और खुद को कभी ओवर अवेलेबल नहीं बनाता, वह हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव और हाई वैल्यू लगता है। उसे चेस करने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद उसकी तरफ खींचते हैं। रिवर्स पुल में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यह कोई कुंठा या गुस्से से पैदा हुआ डिस्टेंस नहीं, बल्कि काम और कंट्रोल डिस्टेंस होता है। आप अचानक डिसअपियर नहीं होते, आप बस थोड़ा सा पीछे रहते हो। आपकी वाइब डिफेंसिव नहीं होती, बल्कि सेल्फ अश्योर्ड होती है। आप किसी को पनिश नहीं कर रहे, आप बस अपनी एनर्जी को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। इस काम विड्रॉल की वजह से सामने वाले को आपका एब्सेंस शार्प महसूस होता है। रिवर्स पूल का तीसरा डायमेंशन है इमोशनल न्यूट्रलिटी। जब आप रिएक्ट नहीं करते, ओवर शेयर नहीं करते, या एक्साइटमेंट में खुद को एक्सपोज नहीं करते, आपकी इमोशनल कंट्रोल सामने वाले को मेंटली ट्रिगर करती है। वो सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इतने काम क्यों हो, और आप उन्हें इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे। यही क्वेश्चंस रिवर्स पुल को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। रिवर्स पुल पावरफुल इसलिए है क्योंकि यह नेचुरल है। इसमें कोई फोर्स्ड बिहेवियर नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं। आप बस अपने बाउंड्रीज मेंटेन करते हो और अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करते हो। सामने वाला खुद के ही थॉट्स में उलझकर आपकी तरफ खींचता चला जाता है। अंत में रिवर्स पुल आपको जरूरत से ज्यादा देने वाले इंसान से एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सनैलिटी में बदल देता है, जो खुद की तरफ से पुल क्रिएट नहीं करता, बल्कि अपनी साइलेंस, स्केर्सिटी और काम प्रेजेंस से पुल अट्रैक्ट करता है। यही असली हाई वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां आप चेस नहीं करते, पर लोग आपकी ओर खुद खींचते हैं। चैप्टर 7, वैल्यू शिफ्ट। वैल्यू शिफ्ट वह पॉइंट है जहां आपका बिहेवियर बिना कुछ बोले सामने वाले की नजर में आपकी वर्थ को बदल देता है। रिवर्स साइकोलॉजी की पूरी शक्ति इसी जगह सबसे ज्यादा दिखती है, क्योंकि यहां आप न तो खुद को प्रूव करते हो,
ना अटेंशन मांगते हो, न ही किसी को फोर्स करते हो कि वे आपको इंपॉर्टेंस दें। आप बस अपने एक्शंस, साइलेंस और कंट्रोल्ड प्रेजेंस से ये शिफ्ट क्रिएट करते हो। वैल्यू शिफ्ट शुरू होता है आपके अंदर से। जब आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करते हो, लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। ह्यूमन बिहेवियर मिरर्स योर ओन ट्रीटमेंट ऑफ योर सेल्फ। अगर आप खुद को लाइटली लेते हो, ओवर अवेलेबल रहते हो या हर टाइम सामने वाले के मूड पर डिपेंड रहते हो, तो वे भी आपको लाइटली ही लेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने बिहेवियर में क्लैरिटी और बाउंड्रीज लाते हो, चीजें बदलना शुरू हो जाती है। वैल्यू शिफ्ट का पहला कदम है सेल्फ रिस्पेक्ट का साइलेंट प्रोजेक्शन। जब आप अपनी एनर्जी और टाइम को समझदारी से स्पेंड करते हो, अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट करते हो और हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, तो आपकी वाइब इंस्टेंटली मैच्योर और स्टेबल लगने लगती है। लोग आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखने लगते हैं जिसकी दुनिया अपनी टर्म्स पर चलती है। यही परसेप्शन आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। दूसरा लेयर है इमोशनल डिस्टेंसिंग। वैल्यू शिफ्ट तब होता है जब आप अपनी इमोशंस को केयरफुली कंट्रोल करते हो। लोग देखना शुरू करते हैं कि आप हर स्मॉल चीज से प्रभावित नहीं होते। आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो और आपकी दुनिया केवल किसी एक इंसान पर सेंटर्ड नहीं है। ये इमोशनल इंडिपेंडेंस आपकी वर्थ को ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू जोन में ले जाती है। तीसरा एस्पेक्ट है प्रिडिक्टेबिलिटी का खत्म होना। प्रिडिक्टेबल लोग जल्दी बोर कर देते हैं। जब लोग जानते हो कि आप हर बात पर रिस्पॉन्ड करोगे, हर टाइम अवेलेबल रहोगे और हर सिचुएशन में खुद को उनके हिसाब से एडजस्ट करोगे, तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन जब आपका बिहेवियर बैलेंस्ड होता है, कभी साइलेंस, कभी काम एंगेजमेंट, कभी डिस्टेंस, कभी ग्राउंडेड प्रेजेंस, तो आप लोगों के लिए सडनली इंटरेस्टिंग बन जाते हो। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपकी वैल्यू को शिफ्ट करती है। वैल्यू शिफ्ट का एक और डीप एंगल है योर फोकस। जब आप दूसरों पर ध्यान देने की बजाय अपने गोल्स, रूटीन्स, पर्सनल ग्रोथ और लाइफ प्रायोरिटीज पर ध्यान देते हो, तो लोग आपकी अटेंशन को मोर मीनिंगफुल समझने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि आप अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हो। ऐसे लोगों को सोसाइटी नेचुरली वैल्यू देती है क्योंकि उनके पास डायरेक्शन होता है। वैल्यू शिफ्ट की सबसे पावरफुल बात यह है कि यह फोर्स से नहीं, एक सटल साइकोलॉजिकल शिफ्ट से होता है। आप किसी को कन्विंस नहीं कर रहे, आप बस अपने अंदर एडजस्ट कर रहे हो। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो, लोग फॉलो करते हैं। जब आप खुद को प्रायोरिटी बनाते हो, लोग नेचुरली आपकी तरफ रिस्पेक्ट के साथ व्यवहार करते हैं। वैल्यू शिफ्ट अंत में आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। आप नीडी से कंपोज्ड हो जाते हो, ओवर अवेलेबल से सिलेक्टिव हो जाते हो और इमोशनली रिएक्टिव से स्टेबल बन जाते हो। यही ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को इंटरनली पुश करती है कि वे आपकी प्रेजेंस को वैल्यू करें, आपकी एब्सेंस को महसूस करें और आपकी पर्सनैलिटी को हाई स्टैंडर्ड पर देखें। यही शिफ्ट असली जीत है। चैप्टर 8, माइंड मिरर। माइंड मिरर रिवर्स साइकोलॉजी की वह तकनीक है जिसमें आप सामने वाले की बिहेवियर पैटर्न्स को सटल तरीके से रिफ्लेक्ट करते हो ताकि उनका ओन माइंड उनके एक्शंस का इफेक्ट खुद ही महसूस करे। यह स्ट्रैटेजी पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसमें आप कुछ नया नहीं जोड़ते, आप बस उनकी ही एनर्जी उन्हें वापस दिखाते हो। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, आप इमोशनली ड्रेन्ड नहीं होते। दूसरा, सामने वाला अपने ही बिहेवियर के सामने मिरर होकर अपने एटीट्यूड को नेचुरली एडजस्ट करने लगता है। माइंड मिरर हमेशा साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल से शुरू होता है। जब कोई आपको इग्नोर करता है, आप भी काम तरीके से अपनी अटेंशन विड्रॉ कर लेते हो। जब कोई आपको कम महत्व देता है, आप भी उसे ओवर इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हो। जब कोई आपको स्लो रिप्लाई देता है, आप भी उसी पेस को फॉलो करते हो। इस रिफ्लेक्शन में ड्रामा नहीं होता, सिर्फ क्वाइट अलाइनमेंट होता है। यह काम अलाइनमेंट सामने वाले को इंटरनली अनकंफर्टेबल कर देता है क्योंकि सडनली उन्हें लगता है कि आपका बिहेवियर बदल गया है। वे सोचने लगते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया,
क्या कारण है? क्या आपने इंटरेस्ट खो दिया है? या क्या वे अब आपकी प्रायोरिटी नहीं रहे? यही इंटरनल टेंशन उन्हें आपकी तरफ खींचती है। माइंड मिरर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सामने वाले को फोर्स नहीं करता। आप उन्हें रिएक्ट करने, चेस करने या एक्सप्लेन करने को पुश नहीं करते। आप बस उतनी एनर्जी दिखाते हो जितनी वो दिखाते हैं। इससे आपके अंदर बैलेंस बनता है। आप खुद को ओवर एक्सटेंड नहीं करते और आप अननेसेसरीली खुद को बड़ा भी नहीं दिखाते। आप बस फेयर रहते हो और यही फेयरनेस उनके माइंड में शॉक पैदा करती है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा वही बिहेवियर रिपीट करेंगे जो पहले करते थे। लेकिन जब आप चेंज दिखाते हो, वो इसे डीपली नोटिस करते हैं। माइंड मिरर से आप बाउंड्रीज भी आसानी से सेट कर पाते हो। यदि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट देता है, आप इसी रिफ्लेक्शन के साथ काम डिस्टेंस रखते हो। उन्हें इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि आप वो इंसान नहीं हो जो डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करे। आप जोर से कुछ बोलते नहीं, लेकिन आपकी साइलेंस और डिस्टेंस खुद एक स्ट्रांग मैसेज बन जाते हैं। लोग नेचुरली ऐसी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि आप खुद को लाइटली नहीं लेते। इस स्ट्रैटेजी का दूसरा स्ट्रांग एंगल साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है। जब सामने वाला बहुत ज्यादा ओवर्ट या डोमिनेंट बिहेवियर दिखाता है, आपका काम मिरर उसे बैलेंस में लाता है। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, आप काम रहते हो। अगर कोई आपको अंडर वैल्यू कर रहा है, आप अपनी इंपॉर्टेंस खुद मेंटेन करते हो। अगर कोई आपको इंटेंशनली कंफ्यूज करता है, आप क्लैरिटी और साइलेंस से जवाब देते हो। आपका स्टेबल एनर्जी उनका अनस्टेबल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें अपने ही बिहेवियर का असर महसूस होने लगता है। माइंड मिरर आपको इमोशनली फ्री रखता है। ये आपको ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटीज और इमोशनल केओस से दूर रखता है, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिएक्ट नहीं। आप मैच कर रहे हो, चेज नहीं। इससे आपकी पर्सनैलिटी नेचुरली ग्राउंडेड और कंपोज दिखाई देती है। अंत में माइंड मिरर एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप बस उन्हें उनके ओन बिहेवियर की रिफ्लेक्शन दिखाते हो। और अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसी मिरर से होता है जिसमें वे खुद को देख पाते हैं। यही मिरर आपको हाई वैल्यू, बैलेंस्ड और इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सनालिटी की तरह सामने लाता है। चैप्टर 9, कोल्ड प्रेजेंस। कोल्ड प्रेजेंस वो साइकोलॉजिकल ऑरा है जो बिना एग्रेशन, बिना एटीट्यूड दिखाए सिर्फ आपकी कंट्रोल्ड एनर्जी से बनती है। यह कोई रूड या एरोगेंट बिहेवियर नहीं, बल्कि एक काम और इमोशनली डिसिप्लिन्ड प्रेजेंस से है, जो सामने वाले को इंस्टेंटली महसूस होती है। जब आप अपने इमोशंस को पब्लिकली नहीं फैलाते, जब आप हर सिचुएशन में न्यूट्रल बने रहते हो और जब आपकी रिएक्शंस मेजर्ड होती है, तब आपकी पर्सनैलिटी एक अलग तरह की सीरियसनेस और डेप्थ दिखाती है। यही डेप्थ लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करती है और थोड़ा इंटिमिडेट भी। कोल्ड प्रेजेंस का पहला एलिमेंट है इमोशनल स्टेबिलिटी। ज्यादातर लोग छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं। एंगर, एक्साइटमेंट, जेलसी, इनसिक्योरिटी। लेकिन जब आप इन रिएक्शंस को कंट्रोल में रखते हो, आप अलग दिखते हो। लोग इंटरनली सोचते हैं कि आपकी दुनिया इतनी स्टेबल क्यों है, आप इतने कंपोज्ड क्यों हो, क्या चीज है जो आपको डिस्टर्ब नहीं करती। यही क्यूरियोसिटी आपकी वैल्यू को क्वाइटली बढ़ाती है। इमोशनल वॉलेटिलिटी लोगों को वीक दिखाती है, जबकि इमोशनल रिस्ट्रेंट पावर का सिंबल बन जाती है। दूसरा एलिमेंट है कंट्रोल्ड साइलेंस। कोल्ड प्रेजेंस में आप अननेसेसरी बातों में शामिल नहीं होते, हर कॉन्वर्सेशन में हाइपर नहीं होते और हर जगह अपनी प्रेजेंस को लाउड तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते। आप सेलेक्टिवली स्पीक करते हो, सेलेक्टिवली एक्सप्रेस करते हो। इस कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन से आपकी हर बात का वेट बढ़ जाता है। लोग आपकी चुप्पी को भी मैसेज की तरह लेते हैं और यही साइलेंस आपकी अथॉरिटी बन जाती है। कोल्ड प्रेजेंस का तीसरा एंगल डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको किसी की परवाह नहीं, बल्कि यह कि आप किसी के वर्ड्स, मूड्स या एक्शन से इमोशनली हाईजैक नहीं होते।
जब सामने वाला आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है और आप शांत रहते हो, ये कामनेस उन्हें इंटरनली डिस्टर्ब करती है। उन्हें लगता है कि वे आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं रख पाए, और वही लैक ऑफ इन्फ्लुएंस आपकी वर्थ को उनके माइंड में बढ़ा देता है। कोल्ड प्रेजेंस एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री भी बनाती है। लोग महसूस करते हैं कि वे आपकी एनर्जी को लाइटली नहीं ले सकते। आप ओपनली नीडी, इमोशनल या डेस्परेट नहीं दिखते। इससे आपकी प्रेजेंस एक क्वाइट स्ट्रेंथ की तरह दिखाई देती है। लोग ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह अपने लाइफ में ग्राउंडेड है और खुद के नियमों पर चलता है। इस प्रेजेंस का एक हिडन बेनिफिट यह है कि यह लोगों के बिहेवियर को आपके आसपास ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। वे ज्यादा रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, कम जोक बनाते हैं और आपके सामने थॉटफुली बिहेव करते हैं। आपका काम नेचर उन्हें डिसिप्लिन्ड बना देता है। ऐसे रिएक्शंस फोर्स से नहीं, वाइब से आते हैं। कोल्ड प्रेजेंस आपको प्रेडिक्टेबल नहीं होने देती। आप हर टाइम अवेलेबल नहीं, हर टाइम एक्सप्रेसिव नहीं, हर टाइम इमोशनल नहीं। यही बैलेंस आपको रेयर बनाता है। रेयर पर्सनालिटीज हमेशा हाई वैल्यू मानी जाती है क्योंकि उनमें एक डेप्थ और सीरियसनेस होती है जो कॉमन लोगों में नहीं होती। अंत में कोल्ड प्रेजेंस एक एक्सटर्नल बिहेवियर नहीं, बल्कि इंटरनल माइंडसेट है। आप काम हो क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो। आप न्यूट्रल हो क्योंकि आप सिक्योर हो। आप साइलेंट हो क्योंकि आपको लोगों को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं। यही इनर कॉन्फिडेंस बाहरी प्रेजेंस में कन्वर्ट होती है, और ये प्रेजेंस आपकी वैल्यू को बिना किसी एफर्ट के ऊपर उठा देती है। चैप्टर 10, अनसीन इन्फ्लुएंस। अनसीन इन्फ्लुएंस वह साइलेंट ताकत है जो बिना बोले, बिना जताए और बिना किसी डायरेक्ट एफर्ट के लोगों के विचारों, डिसीजंस और बिहेवियर को सटली इंपैक्ट करती है। यह इन्फ्लुएंस किसी लाउड पर्सनैलिटी से नहीं आती, बल्कि एक काम, कंपोज्ड और कंट्रोल्ड आइडेंटिटी से पैदा होती है। जब आपकी प्रेजेंस स्टेबल होती है, आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होती है और आपकी रिएक्शंस प्रिडिक्टेबल नहीं होती, तब आपका असर दूसरों पर दिखाई नहीं देता, लेकिन गहराई से महसूस होता है। यही अनसीन इन्फ्लुएंस रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे रिफाइंड और पावरफुल रूप है। इस इन्फ्लुएंस का पहला हिस्सा है योर इनर कंसिस्टेंसी। जब आप हर सिचुएशन में एक जैसा बिहेव करते हो, काम, ग्राउंडेड, सेल्फ कंट्रोल्ड लोग आपके बिहेवियर को अपने ओन स्टैंडर्ड के लिए रेफरेंस बनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आपका वे ऑफ थिंकिंग ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वे अनकॉन्शियसली आपकी अप्रोच को फॉलो करने लगते हैं। यह इन्फ्लुएंस किसी डिमांड से नहीं आता, बल्कि आपके साइलेंट एग्जाम्पल से आता है। दूसरा एलिमेंट है आपका इमोशनल न्यूट्रलिटी। जब आप किसी की बातों से तुरंत अपसेट नहीं होते, किसी के रूड बिहेवियर से हर्ट नहीं होते और किसी की एक्स्ट्रा फ्रेंडलीनेस से ओवर एक्साइटेड नहीं होते, तो आप एक इमोशनली स्टेडी फिगर बन जाते हो। लोग ऐसे व्यक्ति पर नेचुरली भरोसा करते हैं। उनकी माइंड ऑटोमेटिकली आपके रिएक्शंस को गाइड की तरह यूज करने लगती है। वे सोचते हैं कि अगर आप काम हो तो शायद सिचुएशन उतनी सीरियस नहीं है। अगर आप रिएक्ट नहीं कर रहे तो शायद रिएक्शन की जरूरत नहीं। यही आपके साइलेंट बिहेवियर का हिडन इम्पैक्ट है। अनसीन इन्फ्लुएंस का तीसरा एस्पेक्ट है योर सेलेक्टिव एंगेजमेंट। जब आप हर छोटी बड़ी बात में इन्वॉल्व नहीं होते, हर कॉन्वर्सेशन में घुसते नहीं और हर सिचुएशन में अपनी राय नहीं देते, तब आपकी रेयर ओपिनियंस ज्यादा वैलर बन जाती है। लोग इंतजार करते हैं कि आप क्या सोचोगे। आपकी बातें सडनली इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि आप हमेशा नहीं बोलते। रेयर ओपिनियंस नेचुरली इन्फ्लुएंशियल होती है। ये इन्फ्लुएंस आपके डिस्टेंस से भी पैदा होती है। जब आप थोड़े रिजर्व्ड रहते हो, थोड़ा मिस्ट्री रखते हो और हर कोई आपको आसानी से एक्सेस नहीं कर पाता, तो लोग इंटरनली आपकी अप्रूवल को ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं। उन्हें फील होता है कि आपकी रिस्पेक्ट और अटेंशन अर्जित करनी पड़ती है, मिलती नहीं। यही सटल स्केर्सिटी आपकी प्रेजेंस को पावरफुल बनाती है। अनसीन इन्फ्लुएंस का एक डीप साइकोलॉजिकल लेयर है रिफ्लेक्शन। लोग आपकी काम एटीट्यूड, योर साइलेंट कॉन्फिडेंस
और आपके स्टेबल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं और खुद से तुलना करने लगते हैं। अक्सर वे अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि वह आपकी वाइब के क्लोजर आ जाए। यह चेंज एक्सटर्नली नहीं दिखता, लेकिन उनके इंटरनल बिहेवियर पैटर्न्स में दिखाई देता है। यह इन्फ्लुएंस आपको किसी सोशल ग्रुप में साइलेंटली डोमिनेंट बना देती है। कोई आपको ओपनली लीडर नहीं कहता, लेकिन सब लोग आपके जेस्चर्स, आपके साइलेंस और आपके ओपिनियंस को कंसिडर करते हैं। आप डायरेक्टली कमांड नहीं करते, लेकिन पीपल स्टिल अलाइन विद यू। यही साइलेंट पावर अनसीन इन्फ्लुएंस कहलाती है। अंत में अनसीन इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आप लोगों पर फोर्स से नहीं, बट प्रेजेंस से इंपैक्ट डालते हो। लोग आपकी वाइब को फील करते हैं, आपकी स्टेबिलिटी को नोटिस करते हैं और आपकी साइलेंस को रेस्पेक्ट करते हैं। यही इन्फ्लुएंस बिना दिखे दिखता है, बिना बोले सुनाई देता है और बिना पुश किए लोगों को सटली आपकी ओर खींचता है। चैप्टर 11, बाउंड्री शॉक। बाउंड्री शॉक वह अचानक आने वाला साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है जो तब पैदा होता है जब आप क्लियरली अपनी लिमिट सेट करते हो और सामने वाला इसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि आप हमेशा उपलब्ध रहोगे, हमेशा हाँ कहोगे, हमेशा उनकी जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट करोगे। लेकिन जैसे ही आप एक शांत, साफ और फर्म बाउंड्री दिखाते हो, उनका माइंड एक इंस्टेंट जोल्ट महसूस करता है। यही जोल्ट उनके बिहेवियर को बदलने की शुरुआत होती है। बाउंड्री शॉक का पहला कारण यह है कि लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। अगर आप हमेशा सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और कोऑपरेटिव रहे हो, तो वे उसी पैटर्न के आदी हो जाते हैं। लेकिन जब अचानक आप कहने लगते हो कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं, या मुझे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, तो सामने वाला इंटरनली अनप्रिपेयर्ड होता है। उन्हें लगता है कि आप बदल गए हो, लेकिन असल में आप सिर्फ खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। यही कंट्रोल चेंज उनकी परसेप्शन को शिफ्ट करता है। जब बाउंड्रीज क्लियर होती है, रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ती है। लोग समझ जाते हैं कि आप खिलौना नहीं, ऑप्शन नहीं और टाइम पास नहीं हो। आपकी एक आइडेंटिटी है, एक स्टैंडर्ड है और सभी के लिए इक्वल नहीं हो। यह क्लैरिटी ही बाउंड्री शॉक की पूरी ताकत है। यह सामने वाले को फील कराती है कि आप अपने आप को कितना वैल्यू देते हो। और ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा उसी इंसान की रिस्पेक्ट करती है जो खुद की रिस्पेक्ट करता है। बाउंड्री शॉक इमोशनल लेवल पर भी बहुत असर डालती है। जब आप किसी के इमोशनल मैनिपुलेशन, गिल्ट ट्रिप्स या अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस को कामली रिजेक्ट करते हो, तो सामने वाले को अपने ही बिहेवियर का वेट महसूस होता है। उन्हें समझ आता है कि वे अब आपको पुश नहीं कर सकते। आपका काम रिफ्यूजल उन्हें एक मैसेज देता है, आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो, आप वीक नहीं हो और आप किसी भी कंडीशन में चीजें ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते। यह इमोशनल शिफ्ट ही उन्हें आपकी प्रेजेंस को सीरियस लेने पर मजबूर करता है। बाउंड्रीज सेट करना एग्रेशन नहीं, मैच्योरिटी का साइन है। जब आप अपनी लिमिटेशंस और प्रायोरिटीज को ओपनली कम्युनिकेट करते हो, तो सामने वाले को पता चलता है कि आप अपनी लाइफ को रैंडमली नहीं जीते। आप सोचकर डिसीजंस लेते हो, आप अपनी एनर्जी को केयरफुली प्रोटेक्ट करते हो और आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लूज नहीं करते। यह कॉन्फिडेंस अंदर से निकलता है और बाहर एक क्वाइट पावर की तरह दिखाई देता है। यही पावर लोगों को इंटरनली प्रभावित करती है। बाउंड्री शॉक का एक हिडन बेनिफिट यह है कि यह लोगों को आपके साथ अपना बिहेवियर सुधारने पर मजबूर करता है। वे ज्यादा पोलाइटली बोलते हैं, आपकी अवेलेबिलिटी का ध्यान रखते हैं और आपकी टाइम वैल्यू को कंसिडर करने लगते हैं। अक्सर लोग बाउंड्रीज को पसंद नहीं करते, लेकिन वे रिस्पेक्ट हमेशा बाउंड्रीज के बाद ही करते हैं। अंत में बाउंड्री शॉक आपकी आइडेंटिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे लाइटली लेना मुश्किल है, मैनिपुलेट करना असंभव है और इग्नोर करना लगभग नामुमकिन। आपकी बाउंड्रीज आपकी वर्थ को साइलेंट लेकिन पावरफुल तरीके से प्रोटेक्ट करती है। यही बाउंड्रीज आपको हाई वैल्यू जोन में परमानेंटली एस्टैब्लिश करती है। चैप्टर 12, क्यूरियोसिटी ट्रिगर। क्यूरियोसिटी ट्रिगर वह साइकोलॉजिकल स्विच है
जो लोगों को आपकी तरफ खींचने का सबसे सिंपल, साइलेंट और असरदार तरीका है। जब आप अपनी पर्सनालिटी में ऐसे सिग्नल्स क्रिएट करते हो जो सामने वाले के दिमाग में सवाल छोड़ते हैं, तो उनका माइंड नेचुरली आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। ये अट्रैक्शन किसी किसी फिजिकल लुक से नहीं आता, बल्कि उस मेंटल अर्ज से आता है जो उन्हें फील कराता है कि इस इंसान में कुछ ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। यही ना समझ पाना आपकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता है। क्यूरियोसिटी ट्रिगर शुरू होता है आपकी लिमिटेड एक्सपोजर से। जब आप हर समय ऑनलाइन नहीं रहते, हर बात ओपनली नहीं बताते, जब आप अपनी प्राइवेट लाइफ को पूरी तरह सोशल नहीं बनाते और अपनी इमोशंस को ओपनली डिस्प्ले नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में एक साइलेंट मिस्ट्री डेवलप होती है। यह मिस्ट्री लोगों को क्यूरियस बना देती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड हमेशा उन चीजों की ओर खींचता है जो इनकम्प्लीट, अनक्लियर या पार्शियली हिडन हो। क्यूरियोसिटी ट्रिगर का दूसरा एलिमेंट है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जब आपका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल नहीं होता, कभी आप जल्दी रिप्लाई करते हो, कभी लेट, कभी आप टॉकेटिव मूड में होते हो, कभी साइलेंट, कभी आप एंगेज करते हो, कभी डिस्टेंस रखते हो, तो यह सटल अनप्रिडिक्टेबिलिटी सामने वाले के दिमाग में एक एक्टिव लूप बनाती है। वे आपके बिहेवियर का पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैटर्न ना मिलने से उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपको सिंपल से अट्रैक्टिव बना देती है। तीसरा लेयर है योर सेलेक्टिव ओपननेस। जब आप कुछ बातें कैजुअली रिवील करते हो, शायद कोई हॉबी, कोई पास्ट एक्सपीरियंस, कोई यूनिक प्रेफरेंस, लेकिन बाकी चीजें गार्डेड रखते हो, तो आप लोगों को एक कंट्रोल्ड एक्सेस देते हो। यह एक्सेस इतना लिमिटेड होता है कि वे उससे सेटिस्फाई नहीं होते। उन्हें लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में अभी और भी कुछ है। यही सेंस ऑफ देयर्स मोर क्यूरियोसिटी को स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में एक्टिवेट करता है। क्यूरियोसिटी ट्रिगर का एक पावरफुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट यह है कि यह लोगों के माइंड को आपको लेकर नेचुरली एंगेज रखता है। वे आपके बारे में सोचते हैं, आपकी एक्शंस को नोटिस करते हैं, आपकी साइलेंस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इवन जब आप आसपास नहीं होते, उनकी माइंड एक्टिविटी आपकी ओर चलती रहती है। यही मेंटल एंगेजमेंट सबसे बड़ा पुल है, क्योंकि एंगेजमेंट से ही वैल्यू बनती है। क्यूरियोसिटी ट्रिगर आपको ओवर एक्सप्लेनिंग से भी बचाता है। जब आप हर बात जस्टिफाई नहीं करते, जब आप हर चीज का रीजन नहीं बताते, जब आप अपने एक्शंस को सरल या लाउड तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते, तो आपकी साइलेंस खुद एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो कि आपको खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। यह सेल्फ एश्योरेंस उन्हें मेंटली इंप्रेस करती है। इस ट्रिगर का एक फाइनल एंगल है इमोशनल स्पेसिंग। जब आप अपनी इमोशंस को सिर्फ रेयर मोमेंट्स में रिवील करते हो, तो हर रिवील पावरफुल लगता है। लोग आपकी छोटी सी स्माइल, एक शॉर्ट कॉम्प्लीमेंट, एक थॉटफुल रिप्लाई को भी डीपली फील करते हैं, क्योंकि वो रेयर होता है। रेयर थिंग्स हमेशा हाई वैल्यू लगती है। अंत में क्यूरियोसिटी ट्रिगर एक साइलेंट मैग्नेट की तरह काम करता है। आप चेस नहीं करते, आप अटेंशन डिमांड नहीं करते, आप लाउड नहीं होते, आप बस अपनी पर्सनैलिटी को पार्शियली रिवील करते हो और बाकी हिस्सा गार्डेड रखते हो। यही इनकम्प्लीटनेस सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल पुल है जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है, आपको याद रखवाता है और आपकी ही कोई ऐसी आपकी वैल्यू को क्वाइटली बढ़ाता है। चैप्टर 3, इमोशनल डिस्टेंस। इमोशनल डिस्टेंस वह सटल साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें आप सामने वाले से पूरी तरह कटते नहीं, लेकिन अपनी इमोशंस को इतना कंट्रोल में रखते हो कि आपका बिहेवियर हमेशा बैलेंस्ड, स्टेबल और सेल्फ रिस्पेक्टिंग दिखाई दे। यह डिस्टेंस कोल्डनेस नहीं, बल्कि क्लैरिटी है। आप जानते हो कि कौन सी इमोशन कब दिखानी है और किस सिचुएशन में अपनी एनर्जी बचाकर रखनी है। यही कंट्रोल्ड इमोशनल स्पेस आपकी वैल्यू को ड्रामेटिकली बढ़ा देता है। इमोशनल डिस्टेंस का पहला स्ट्रेंथ पॉइंट है
इंटरनल कामनेस। जब आप किसी से बात करते समय इमोशनली रिएक्टिव नहीं होते, ना एक्स्ट्रा एक्साइटेड, ना इमीडिएटली हर्ट, ना ओवरली अटैच्ड, तो कि आपकी पर्सनैलिटी इंस्टेंटली मैच्योर दिखाई देती है। लोग इंटरनली फील करते हैं कि आप इजीली डिस्टर्ब या मैनिपुलेट नहीं हो सकते। ये स्टेबिलिटी उन्हें मेंटली रिस्पेक्टफुल बना देती है, क्योंकि इमोशनल ओवर रिएक्टिवनेस हमेशा लो वैल्यू एनर्जी की तरह दिखाई देती है। दूसरा एस्पेक्ट है सेल्फ कंटेन्ड रहना। इमोशनल डिस्टेंस कहता है कि आपकी हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जब आप दिखाते हो कि आपकी लाइफ आपके ओन गोल्स, रूटीन्स और एम्बिशंस पर आधारित है, लोग नेचुरली फील करते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो। इस इंडिपेंडेंस में एक साइलेंट पावर होती है जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। इमोशनल डिस्टेंस का तीसरा एंगल है कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि आप कठोर बन जाओ, बल्कि यह है कि आप अपनी इमोशंस सेलेक्टिवली रिवील करो। हर टाइम अपना हार्ट ओपन करना, हर बात पर डीपली एक्सप्रेस करना, या हर छोटी चीज पर इमोशनल हो जाना आपकी वैल्यू को कम करता है। लेकिन जब आप रेयर मोमेंट्स में अपनी फीलिंग्स दिखाते हो, तो वो काफी पावरफुल लगती है। लोग आपकी इमोशनल डेप्थ को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं होती। रेयर इमोशंस हमेशा हाई इम्पैक्ट बन जाती है। इमोशनल डिस्टेंस आपको अननेसेसरी ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन से भी बचाती है। जब दूसरा व्यक्ति किसी बात पर प्रोवोक करता है, टेस्ट करता है या इमोशनल पुश देता है, आपका काम और डिस्टेंट रिस्पॉन्स एक क्लियर बाउंड्री सेट कर देता है। वे समझ जाते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जो अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये मैसेज उन्हें ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर को सुधारने पर मजबूर करता है। इस डिस्टेंस का एक हिडन बेनिफिट ये है कि ये सामने वाले को आपको चेस करने के लिए सटली पुश करता है। लोग हमेशा उस अटेंशन और इमोशन को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो आसानी से नहीं मिलता। जब आप अपनी इमोशंस को फ्रीली गिव नहीं करते, सामने वाले के अंदर एक अर्ज पैदा होती है कि वे आपकी अप्रूवल या इमोशनल रिएक्शन गेन करें। यही अर्ज और क्यूरियोसिटी मिलकर एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू शिफ्ट क्रिएट करते हैं। इमोशनल डिस्टेंस का एक और डीप साइकोलॉजिकल इफेक्ट है पर्सपेक्टिव शिफ्ट। जब आप हर सिचुएशन को थोड़ी दूरी से देखते हो, रिएक्ट करने से पहले पॉज लेते हो और अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करते हो, तो आपका बिहेवियर बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा ग्राउंडेड लगता है। ये ग्राउंडेड वाइब आपकी प्रेजेंस को स्टेबल और ट्रस्टेबल बनाती है। लोग ऐसे व्यक्ति के आसपास खुद को सेफ महसूस करते हैं जो खुद इमोशनली मैसी नहीं होता। अंत में, इमोशनल डिस्टेंस का मतलब है कि आप अपने हार्ट को लॉक नहीं कर रहे, बल्कि प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप इमोशनली अनअवेलेबल नहीं, बस इमोशनली सेलेक्टिव हो। आप कोल्ड नहीं, बस कंट्रोल्ड हो। यही बैलेंस आपको हाई वैल्यू बनाता है, क्योंकि आप किसी का पीछा नहीं करते, किसी पर डिपेंड नहीं रहते और किसी को अपनी इमोशनल एनर्जी फ्रीली नहीं देते। यही साइलेंट कंट्रोल आपकी वर्थ को क्वाइटली लेकिन स्ट्रांगली इंक्रीज करता है। चैप्टर 14, इनविजिबल कंट्रोल। इनविजिबल कंट्रोल वह साइकोलॉजिकल मास्टरी है जिसमें आप किसी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए बिना, बिना फोर्स, बिना आर्ग्यूमेंट्स और बिना लाउड बिहेवियर के सटली इन्फ्लुएंस करते हो। यह कंट्रोल बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन सामने वाले के चॉइसेस, रिएक्शंस और प्रायोरिटीज में स्पष्ट रूप से महसूस होता है। यह वही स्किल है जो हाई वैल्यू लोग नेचुरली यूज करते हैं। वो कुछ बोलते कम है, लेकिन उनकी प्रेजेंस से ही दूसरों के डिसीजंस को शेप करती है। इनविजिबल कंट्रोल का पहला फाउंडेशन है योर इमोशनल न्यूट्रलिटी। जब आप किसी सिचुएशन में शांत रहते हो, आप सामने वाले की इमोशनल टोन को कंट्रोल कर लेते हो। अगर वे एंग्री हैं, आप काम रहते हो। अगर वे कंफ्यूज्ड हैं, आप स्टेबल रहते हो। अगर वे एग्रेसिव हैं, आप न्यूट्रल हो जाते हो। यह कामनेस ऑटोमेटिकली उनके बिहेवियर को स्लो कर देती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड नेचुरली अपने सामने वाले की इमोशनल एनर्जी से सिंक होता है। जब आपकी एनर्जी ग्राउंडेड होती है,
उनकी एनर्जी भी रेगुलेट होने लगती है। यही सटल कंट्रोल है। दूसरा पार्ट है योर सेलेक्टिव रिस्पॉन्सेस। आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर मैसेज पर लंबा जवाब नहीं देते, हर आर्ग्यूमेंट में एंटर नहीं होते। यह नॉन रिएक्टिव बिहेवियर सामने वाले को मेंटली कंपेल करता है कि वे अपनी टोन, बिहेवियर और वर्ड्स को एडजस्ट करें ताकि आप एंगेज हो जाओ। वे आपकी रिएक्शन गेन करने की कोशिश करते हैं। एंड यही मोमेंट होता है जहां आप साइलेंटली कंट्रोल में होते हो। जो व्यक्ति दूसरे की रिस्पॉन्स चाहता है वही कंट्रोल के नीचे होता है। इनविजिबल कंट्रोल का तीसरा एंगल है योर प्रेजेंस का साइकोलॉजिकल वेट। जब आपका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल नहीं होता, आपका टाइम रेयर होता है और आप अपनी अटेंशन को केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो लोग आपकी अप्रूवल को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। वे महसूस करते हैं कि आपकी अटेंशन चीप नहीं है, आपकी टाइम अनलिमिटेड नहीं है और आपकी रिएक्शंस कैजुअल नहीं है। इस परसेप्शन की वजह से वे नेचुरली आपकी एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करने लगते हैं, इवन बिना आप कहे। एक और डीप इफेक्ट यह है कि आप अपने साइलेंस को स्ट्रैटेजी की तरह यूज करते हो। साइलेंस एक ऐसा टूल है जो सामने वाले को उनके खुद के थॉट्स में उलझा देता है। जब आप तुरंत जवाब नहीं देते, सामने वाला इंटरनली गैस करने लगता है कि आप क्या सोच रहे हो। वो अपनी टोन सॉफन करता है, अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करता है और अपनी बिहेवियर को थोड़ा रिफाइंड करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी साइलेंस ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। यही साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस सबसे इफेक्टिव होता है क्योंकि यह वॉलंटरी लगता है, फोर्स्ड नहीं। इनविजिबल कंट्रोल में आपका कॉन्फिडेंस भी की रोल निभाता है। जब आप अपनी नीड्स, प्रायोरिटीज और स्टैंडर्ड्स को क्लियरली जानते हो, तो आप दूसरों के बिहेवियर पर निर्भर नहीं होते। यह इंटरनल इंडिपेंडेंस सामने वाले को सटली फील कराती है कि आप वो इंसान नहीं हो जिसे मैनिपुलेट या शिफ्ट किया जा सके। वे ऑटोमेटिकली आपकी बाउंड्रीज, चॉइसेस और कंफर्ट को रिस्पेक्ट करने लगते हैं। ये कंट्रोल डोमिनेंस नहीं, बैलेंस है। आप किसी को पुश नहीं कर रहे, बल्कि अपनी वाइब से उन्हें नेचुरली अलाइन कर रहे हो। आपकी प्रेजेंस उन्हें काम बनाती है, आपका साइलेंस उन्हें कॉन्शियस बनाता है और आपका कंट्रोल्ड बिहेवियर उन्हें रिस्पेक्टफुल बनाता है। अंत में इनविजिबल कंट्रोल वो शक्ति है जिसमें आप बिना दिखे प्रभावित करते हो, बिना बोले डायरेक्शन देते हो और बिना एफर्ट के अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करते हो। ये वही पावर है जो हाई वैल्यू आइडेंटिटीज की सबसे बड़ी पहचान है, जहां लोग आपके एक्शंस को फॉलो करते हैं, आपके स्टैंडर्ड्स को फील करते हैं और आपके एब्सेंस को भी सीरियसली लेते हैं। चैप्टर सा हाई वैल्यू ऑरा। हाई वैल्यू ऑरा वह सटल साइकोलॉजिकल ग्लो है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को एक अलग स्तर पर ले जाती है। ये कोई दिखावा नहीं, कोई फोर्स्ड एटीट्यूड नहीं, बल्कि आपके अंदर की क्लैरिटी, डिसिप्लिन और इमोशनल बैलेंस से पैदा हुई एक नेचुरल प्रेजेंस है। जब किसी इंसान के पास हाई वैल्यू ऑरा होती है, तो लोग उसे बिना कॉन्शियसली समझे भी ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा अटेंशन और ज्यादा सीरियसनेस देते हैं। यह ऑरा आपकी साइलेंस, एक्शंस और कंट्रोल्ड बिहेवियर से बनती है और यही आपको भीड़ से अलग करती है। हाई वैल्यू ऑरा का पहला आधार है सेल्फ प्रायोरिटी। जब आप क्लियरली दिखाते हो कि आपकी लाइफ में आपकी गोल्स, आपकी रूटीन्स और आपकी ग्रोथ सबसे ऊपर है, तो आपकी आइडेंटिटी इंस्टेंटली पावरफुल लगने लगती है। आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीते, आप किसी की अप्रूवल के पीछे नहीं भागते और आप किसी की प्रेजेंस को अपनी वर्थ का स्केल नहीं बनाते। इस सेल्फ फोकस से आपकी पर्सनालिटी ग्राउंडेड और स्टेबल हो जाती है। लोग नेचुरली ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं जो अपने पर्पस को सीरियसनेस से लेता है। दूसरा एंगल है इमोशनल इंडिपेंडेंस। हाई वैल्यू लोग खुश रहने के लिए, कॉन्फिडेंट महसूस करने के लिए या सिक्योर होने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहते। वे अपना हैप्पीनेस सिस्टम खुद बनाते हैं। जब आपका मूड किसी और के बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं होता, तो आपका ऑरा किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से डिस्टर्ब नहीं होता।
यही स्टेबिलिटी सामने वालों को इंटरनली अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हर व्यक्ति नेचुरली स्टेबिलिटी की ओर खींचता है। हाई वैल्यू ऑरा का तीसरा हिस्सा है योर सेलेक्टिव एक्सेस। आप अपनी लाइफ में हर किसी को एंट्री नहीं देते। आप अपनी एनर्जी हर किसी के लिए एक्सपेंड नहीं करते, और आप अपनी प्राइवेसी को सीरियसली प्रोटेक्ट करते हो। जब आपकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है, आपकी अटेंशन वैल्यूड होती है और आपकी प्रेजेंस रेयर होती है, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली एक्सक्लूसिव महसूस होता है। एक्सक्लूसिविटी हमेशा हाई वैल्यू होती है। चौथा एस्पेक्ट है योर कंसिस्टेंट कामनेस। लोग उन इंसानों से इंप्रेस्ड होते हैं जो हर सिचुएशन में कंपोज्ड रहते हैं। केओस में शांत रहना, स्ट्रेस में कंट्रोल रखना और अनसर्टेनिटी में स्टेबल रहना आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस बहुत ऊपर उठा देता है। यह कामनेस आपकी ऑरा को डीप और पावरफुल बनाती है। सामने वाला इंटरनली फील करता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो और किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव कंट्रोल मेंटेन कर सकते हो। हाई वैल्यू ऑरा का एक और लेयर है योर कन्विक्शन। आप जो बोलते हो उसी पर चलते हो। आपकी वर्ड्स और एक्शंस में अलाइनमेंट होती है। इससे आपकी पर्सनैलिटी ट्रस्टवर्दी बनती है। लोग ऐसे इंसान की ओर नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी हो। यह ऑथेंटिसिटी आपकी ऑरा को साफ और शार्प बनाती है। आपका साइलेंस हाई वैल्यू ऑरा में एक मेजर फैक्टर है। लाउडनेस अटेंशन खींच सकती है, लेकिन साइलेंस रिस्पेक्ट पैदा करता है। जब आप अननेसेसरी बातें नहीं करते, मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हो और थॉटफुल तरीके से बोलते हो, तो आपकी हर बात इम्पैक्टफुल होती है। लोग आपको लाइटली नहीं लेते, क्योंकि आप खुद को लाइटली नहीं लेते। अंत में हाई वैल्यू ऑरा एक पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट है। ये तब बॉर्न होती है जब आप अपने बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करते हो, अपनी इमोशंस कंट्रोल करते हो, अपनी अटेंशन को वाइजली इन्वेस्ट करते हो और अपनी सेल्फ वर्थ को किसी के हाथ में नहीं देते। यह ऑरा लोगों को क्वाइटली फील कराती है कि आप रेयर हो, और जब कुछ रेयर लगता है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यही ऑरा वह अंतिम साइकोलॉजिकल पावर है जो आपको बिना एफर्ट के रिस्पेक्टेड, नोटिस्ड और वैल्यूड बना देती है। अगर आपको यह पूरा जर्नी वैल्यूबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही पावरफुल साइकोलॉजिकल इंसाइट्स आपको लगातार मिलते रहे। और कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस डीप टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी सजेशन हमें आगे की दिशा तय करने में सबसे ज्यादा मदद करती है।